हेलो व्यूअर्स, आज हम एक छोटा सा प्रॉब्लम देखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस में, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेशन होती है उस सिचुएशन में जब एक शख्स की एक से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम एग्जिस्ट कर रहे हो। मिसाल के तौर पर एक साहब हैं जिनके पास कुछ सैलरी की इनकम भी मौजूद है, उनके पास कुछ बिजनेस इनकम भी मौजूद है, और उनके पास ही कुछ थोड़े बहुत प्रॉपर्टी की इनकम भी मौजूद है। तो इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम जो कि आपको हेल्प करेगी टैक्सेशन को समझने में जब आपके तीन सोर्सेज ऑफ इनकम मौजूद है। तो स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये एक ऐसे शख्स की इनकम है, फर्जी नाम है, ज़रा हाइपोथेटिकल नेम, डॉक्टर सलमान अहमद, हु इज़ वर्किंग एट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, and his detail of his income for the tax year ended on 2020, financial year ended on 2020 दी हुई है आपको। ओके, अगर मैं इनके सोर्सेज ऑफ इनकम देखूं तो मुझे नज़र आ रहा है कि सबसे पहले इनको जो सैलरी मिल रही है हॉस्पिटल से वो तकरीबन 15,50,000 रुपये साल की है। कन्वेंस अलाउंस के नाम पर इनको 1,80,000 रुपये मिल रहे हैं। यूटिलिटीज अलाउंस 2,40,000 रुपये और हाउस रेंट अलाउंस 1,20,000 रुपये। इसके साथ इनकी कोई प्रॉपर्टी है जो कि इन्होंने किराए पे दी हुई है मिस्टर खान को, जहां से इनको 7,20,000 रुपये की साल की इनकम मिल रही है और इसमें से किसी भी किस्म का टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ। इसके साथ ये पाकिस्तान में कोई बिजनेस भी कर रहे हैं जिनसे इनको नेट इनकम जो है सारा वर्किंग करने के बाद जो इनको नेट इनकम हासिल हुई है वो तकरीबन 8,80,000 रुपये हासिल हुई है। शिफा हॉस्पिटल वालों ने इनकी सैलरी पे से ऑलरेडी 1,92,000 रुपये का टैक्स काट लिया है। इन्होंने कुछ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन दी है, और ये अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन वो है जिनका इनकम टैक्स के सेकंड शेड्यूल की क्लॉज 61 में नाम मौजूद है। 80,000 रुपीज़ की डोनेशन दी है, और इसके साथ साथ इन्होंने अपने लिए या फैमिली के लिए जो भी है इन्होंने एक अप्रूव्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है, और उस अप्रूव्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की जो साल का प्रीमियम ये दे रहे हैं वो 2,50,000 रुपये दे रहे हैं। तो उसको हमने इस तरीके से लिखा है कि जी इन्वेस्टमेंट इन approved health insurance plan. Now we have to find out the taxable income and tax payable thereon. हमें ये मालूम करना है कि इनकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है और इस पे उन्होंने कितना टैक्स पे करना है। अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करता हूँ बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इस किस्म का कोई भी सवाल जो है वो सॉल्व हो सकता है। इसके लिए मुझे एक्सेल खोलनी पड़ेगी। मैं एक्सेल खोल के इसको साथ साथ इसी सवाल को चलाता जाऊंगा ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है बात क्लियर होती जाए हमारे सामने। ठीक है, विदाउट गोइंग इनटू फर्दर डिटेल मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। आपको पता है जो स्टार्ट में जो भी नाम वगैरह होते हैं, ये जी नेम ऑफ टैक्स पेयर क्या है, सलमान अहमद वगैरह, मैं डायरेक्ट सवाल पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा जो इनकम का सोर्स है वो क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहले मेरे पास इनकम फ्रॉम सैलरी आ रही है। ठीक है, और वो इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है, मेरे पास तीन सोर्सेज नज़र आ रहे हैं। पहले सोर्स का नाम हमने लिखा हुआ है बेसिक सैलरी, उसके बाद हमारे पास मौजूद है कन्वेंस अलाउंस। आपको पता है हर किस्म का अलाउंस और हर किस्म की सैलरी जो है वो अल्टीमेटली टैक्सेबल होती है टैक्स की नज़र में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया जी 1,80,000 रुपये। उसके बाद मेरे पास मौजूद है जी यूटिलिटीज़ अलाउंस। यूटिलिटीज़ अलाउंसेस मेरे पास जो मुझे जो डॉक्टर सलमान को जो मिल रहे हैं दैट इज़ 2,40,000 रुपये। और उसके बाद जो अगला अलाउंस है दैट इज़ हाउस रेंट अलाउंस, और वो डॉक्टर सलमान को मिल रहा है 1,20,000 रुपये। मैं अगर यहाँ पे इन तमाम इनकम का टोटल करना चाहूँ, जो चार इनकम मौजूद है, तो ये मेरे पास थोड़ी सी सिचुएशन आ गई जिससे मुझे ये समझ आ गई कि ये मेरे पास जो टोटल सैलरी इनकम जो है उसका अभी ये स्टेटस है फ़िलहाल। ओके जी, ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास सबसे पहले क्या चीज़ आ गई, इनकम फ्रॉम सैलरी। आपने देखा होगा कि मैंने जो कि
ज़रा क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन बेहतर करने के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी के छोटे मोटे फिगर्स थी वो सारी मैंने इनर कॉलम में लिखी ताकि बाहर में उसका टोटल करके एक दफ़ा फिगर मेरे पास बेहतर तरीके से आ सके। ओके जी। इसके बाद दूसरी मेरे पास जो इनकम का सोर्स है वो जाहिर क्या है, दूसरा मेरे पास जो इनकम का सोर्स है दैट इज़ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो मैं इसको इसी तरीके से यहाँ पे ज़रा बेहतर कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मुझे ये पता है कि जी जो रेंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर खान, जो इनको जो रेंट टोटल मिला है वो कितना मिला है, वो अमाउंट मुझे बता दी गई है 7,20,000 रुपये। ओके, चूँकि किसी भी किस्म का टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ इसलिए मैं इस पर मालूम कर लेता हूँ कि टैक्स पेएबल कितना बेसिकली टैक्स पेएबल है। तो आप लोगों को प्रॉपर्टी इनकम के टैक्स का याद होगा कि पहली स्लैब जो है वो 2 लाख से 6 लाख तक थी और उससे अगली स्लैब 6 लाख से 10 लाख तक थी। तो 6 लाख से 10 लाख तक की जो भी प्रॉपर्टी इनकम है उस पर जो टैक्स रेट है वो कुछ इस लिहाज से थे कि 20,000 प्लस 6 लाख रुपए से ऊपर जितनी फिगर हो 10% ऑफ अमाउंट 6 लाख रुपए से ऊपर। तो 6 लाख रुपए से ऊपर की जो फिगर है वो जाहिर है आपकी क्या बन गई, वो आपकी कुछ इस तरीके से फिगर बन गई 1,20,000 रुपये। तो मैं अगर इसमें से टोटल देखूं तो ये मेरे पास आ गया जी 32,000 रुपीज़। ठीक है, और टैक्स जो ऑलरेडी, या अगर एक थोड़ा सा शायद बेहतर तरीका यहाँ पे ये भी हो सके कि मैं यहाँ पे लिख लूँ कि टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड, टैक्स क्या कोई ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है, तो जवाब आ गया 0। इसका मतलब है जो मेरा टैक्स पेएबल है वो ये जो पूरी की पूरी फिगर है, ये पूरी की पूरी फिगर अल्टीमेटली मेरे लिए क्या हो गई, ये पूरी की पूरी फिगर मेरे लिए बेसिकली टैक्स पेएबल हो गई है। ठीक है, और चूँकि इसका कहीं और वर्किंग नहीं होनी इसलिए मैं बड़े आराम से यहाँ पे एक निशान लगा के आगे इसकी फिगर जो है मैं 0 में लेके चला जाऊँगा। ठीक है, ये आप अगर मैं इसका थोड़ा सा छोटा साइज करूं तो ये अब आपको नज़र आ रहा है, वो जो सिंपल सी बात है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तौर पर हैंडल होती है, इसलिए हमने इसको आगे जाके सैलरी की इनकम में ऐड नहीं किया। ठीक है जी, थोड़ा सा हम आगे मजीद इसको चलाते हैं। अगली फिगर हमारे पास जी क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है उसमें उन्होंने बता दिया है कि जी इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पाकिस्तान। ये मैंने पाकिस्तान का लफ्ज़ क्यों लिखा है इसका हम आपको अभी थोड़ी देर बाद आपको भी बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास जी फिगर आ गई 8,80,000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से अब मैंने यहाँ पे इनकी जो टोटल इनकम निकाल ली, इन साहब की टोटल इनकम, इस तरीके से जो टोटल इनकम की मेरे पास जो फिगर आई है वो अब मैं जब मैं टोटल करता हूँ तो दिस फिगर प्लस प्रॉपर्टी की मैंने जो कि कोई भी इनकम नहीं लेनी और ये सैलरी इनकम, तो ये मेरे पास जी टोटल इनकम आ गई विच इज़ 2.97 मिलियन। ठीक है, अब आपको पता है इसमें से सबसे पहले कुछ डिडक्शंस होती हैं जो कि डायरेक्ट डिडक्शंस हो जाती हैं, और वो डायरेक्ट डिडक्शंस कौन कौन सी हैं आपको पता है। अगर किसी किस्म की ज़कात पे हुई हो थ्रू ज़कात ऑर्डिनेंस वो लेस हो जाती है। इसी तरीके से अगर किसी भी किस्म की डोनेशन आपने की हो अंडर सेकंड शेड्यूल ऑफ क्लॉज 61 तो वो लेस हो जाती है। इसी तरीके से किसी भी किस्म की अगर डिडक्शंस या पेमेंट्स हुई हो वर्कर्स वेलफेयर फंड को वो लेस हो जाती हैं। कुछ एजुकेशनल की रिबेट होती है वो लेस हो जाती है अगर आपकी सैलरी इनकम अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम हो, और उसके बाद अगर आपने कोई हाउस के लिए लोन लिया हुआ हो, हाउस कंस्ट्रक्शन या हाउस एक्विजिशन के लिए, तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर चूँकि इस सवाल के अंदर हमारे पास एक चीज़ मौजूद है दैट इज़ डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। ये चूँकि मौजूद है तो हम बड़े आराम से फिर ये जो हमारे पास डोनेशन है अंडर क्लॉज 61 इसको हम यूज़ करने की सिचुएशन में है कि हम इसको बड़े आराम से कह लेते हैं जी कि ये जो फिगर है यहाँ पे डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये जो डोनेशन है इसको विच इज़
80,000 रुपीज़, हम इसको लेस कर देते हैं तो मेरे पास यहाँ पे बड़े आराम से फिगर आ जाती है जी, जिसको मैं कहता हूँ टोटल टैक्सेबल इनकम। ये वो फिगर है अब जिस पे मैंने टैक्स पे करना है इसको माइनस करने के बाद। ठीक है जी, यहां तक मैंने एक बड़ा मेजर काम कर लिया, और वो मेजर काम ये है कि मैंने ये मालूम कर ली कि मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी है। ठीक है, यहाँ पे अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसको हमने हैंडल करना है, और वो इम्पॉर्टेंट सवाल ये है बेसिकली यहाँ पर कि अब ये जो मिस्टर सलमान है, डॉक्टर सलमान है, ये एक ऐसे साहब हैं जिनका सैलरी इनकम भी मौजूद है और जिनकी बिजनेस इनकम भी मौजूद है और जिनकी प्रॉपर्टी इनकम भी मौजूद है। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि हमारे पास सैलरी इनकम के अपने रेट्स हैं और बिजनेस इनकम या नॉन सैलरीड के अपने रेट्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे कौन सा रेट अप्लाई होगा। ठीक है, क्या दोनों के लिए अलग अलग रेट्स अप्लाई होने हैं या दोनों का कंबाइन रेट अप्लाई करना है? तो जवाब यहाँ पे ये है कि जी यहाँ पे दोनों का कंबाइन रेट अप्लाई होगा, लेकिन रेट कौन सा अप्लाई होगा? देखें, इसके लिए जो सिंपल प्रिंसिपल है इस वक्त जो हमारे पास मौजूद है वो कुछ इस तरीके से है। मैं अगर यहाँ पे आपको लिख दूं, वो कुछ इस तरीके से है कि मैं ये कहता हूं कि इफ सैलरी इनकम इज मोर देन 75% of total taxable income, then salaried rate of taxes will be applicable। या अब आप इसको और से जरा देख लेंगे मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि इफ salary income is more than 75% of total taxable income, then salaried rates will be applicable। ठीक है, तो अगर 75% से कम होंगे या 75 होंगे तब भी कौन से रेट अप्लाई होंगे? नॉन सैलरीड के रेट अप्लाई होंगे। ठीक है, मैं अगर यहां पर इसको थोड़ा सा जाके इसको मजीद बेहतर करने की कोशिश कर लूं, हम इसको ज़रा फिर मजीद समझ लेंगे कि इसको किस तरीके से हमें करना है। ओके, अब आप देखें यहाँ पे इस शख्स की जो टोटल इनकम है वो कितनी है? दिस इज द टोटल इनकम। ठीक है, और अब मैं इसके साथ सैलरी की परसेंटेज लगा लेता हूं। मैं ये कहता हूं कि सैलरी कितनी है? सैलरी डिवाइडेड बाय द टोटल टैक्सेबल इनकम, सो द रेट कम्स टू 72%। ओके, 0.72 मींस it approximately comes to what? It approximately comes to 72%। यानी कि जो सैलरी इनकम है वो टोटल इनकम का 72% है। कंडीशन क्या थी? 75% से ज्यादा। अब चूंकि ये टोटल इनकम इसका 72% है, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन से रेट्स अप्लाई होंगे? नॉन सैलरीड के रेट्स अप्लाई होंगे यहाँ पे ऊपर। ठीक होगी जी, यहाँ पर हमने कौन से रेट्स अप्लाई करने हैं? हमें यहाँ पे रेट्स अप्लाई करने हैं नॉन सैलरीड पर्सन के रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे बहुत सी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं हमसे। अच्छा, अब नॉन सैलरीड के रेट्स क्या हैं? क्योंकि मेरे पास अभी स्लाइड्स ओपन है तो मैं साथ ही इसमें से कोशिश करता हूँ आपके लिए आपको स्लाइड्स के रेट्स दिखा दूं। तो दीज आर दी रेट्स ऑफ नॉन सैलरीड पर्सन। ठीक है जी, तो आप अगर यहाँ पे नॉन सैलरीड पर्सन के रेट्स देखें तो आपको यहाँ पे नॉन सैलरीड पर्सन के टैक्स ईयर 2020 के रेट्स बड़े आराम से नज़र आ रहे हैं। और चूँकि हमारी यहाँ पे इनकम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कोई उसके करीब थी, तो ये मेरा रेट नज़र आ रहे हैं जो कि क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर आपकी इनकम 2.4 मिलियन से 3 मिलियन के दरमियान हो तो उस सिचुएशन में आपके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होता है वो इस तरीके से होता है कि 2,50,000 रुपये नॉर्मल टैक्स अप्लाई होता है, उसके बाद 20% अप्लाई होता है 24 लाख रुपए से ऊपर जो भी आपकी फिगर बनेगी। ठीक है, सो लेट्स गो बैक टू हेयर। ये मेरे पास टोटल टैक्सेबल इनकम है। अब मैं यहाँ पे निकालने की पोजीशन में आ गया हूँ जी टैक्स पेएबल, या मैं यहाँ पे अगर लफ्ज इस्तेमाल कर लूँ टैक्स ड्यू,
तो शायद वो ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ रहे, लेकिन ये लफ्ज़ खैर मिक्स होकर इस्तेमाल होते हैं, इसकी आपको बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चूँकि ये 28 लाख और 90 हज़ार है तो ये उसी रेंज में आ गया, 24 लाख से 30 लाख की रेंज में। और हमें पता है कि टैक्स रेट का क्या स्टेटस है, 25 लाख जमा 20% ऑफ 24 लाख रुपए से ऊपर जितनी फिगर है। तो 24 लाख रुपए से ऊपर की फिगर आपको नजर आ रही है बड़े आराम से कि दिस फिगर इज ऑलमोस्ट 490,000। ठीक है, 490,000। अब आप अगर यहाँ पर इसकी अगर आप फिगर निकालें टैक्स की, तो आपके पास बड़े आराम से फिगर आ जाती है जी के मल्टीप्लाई बाय 490। सो दिस इज योर टैक्स ड्यू। ठीक है, जो आपके पास, और ये टैक्स रेट कौन सा है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दिस टैक्स रेट इज टैक्स रेट ऑफ नॉन सैलरीड पर्सन। ठीक है जी, ये हमने निकाल लिया, हमारा जो टैक्स ड्यू की जो भी फिगर थी वो हमारे पास आ गई है। ठीक है, जस्ट टू मेक इट अ लिटिल विजिबल मैंने इसका कलर जो है वो रेड कर दिया है। अब मैं अगर आगे इसको लेके चलूं, अब आपको पता है कि टैक्स ड्यू के बाद हमें सबसे पहले देखनी होती है कि क्या हमारे पास किसी भी किस्म की कोई रिलीफ तो अवेलेबल नहीं है इस केस में। तो अगर मैं दोबारा अपने सवाल के ऊपर जाऊं जहां पे मैं मौजूद था, तो सवाल में मुझे दोबारा फौरी तौर पर नज़र आता है कि इस साहब ने एक इन्वेस्टमेंट ली हुई है अप्रूव्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर। ठीक है, जिसपे इन्हें एवरेज रिलीफ मिलना है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ जी, इसके साथ सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ किस चीज़ की, लेस एवरेज रिलीफ। एवरेज रिलीफ ऑन व्हाट, एवरेज रिलीफ, सबसे पहला जो एवरेज रिलीफ है वो बेसिकली किस चीज़ पे आ जाएगा, ऑन बेसिकली अप्रूव्ड हेल्थ इंश्योरेंस, ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। अब हम ये देख लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का रूल क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का बेसिकली जो रूल है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको कहाँ तक मिल सकती है इंश्योरेंस, आपको मिल सकती है 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 150,000। और ये बात अब आपको बड़ी क्लियर हो चुकी है कि जब हम ये बात करते हैं तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे मतलब क्या होता है कि जी विच एवर इज लेसर। ठीक है, इन दोनों में से जो भी लेस होगा उसके ऊपर रिबेट अप्लाई होगी। तो मैं अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करूं, अब जो मेरी टैक्सेबल इनकम है बेसिकली, यानी कि 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम मेरी कितनी है, 2890,000। ये ज्यादा है या फिर 1,50,000 रुपये, सॉरी, इन दोनों में से कौन सी फिगर, अब मैं मालूम करना चाह रहा हूं कि इन दोनों में से कौन सी फिगर कम है। ठीक है, तो मैं अगर इसको इसी तरीके से उठाऊं तो मुझे बड़ा क्लियर नजर आएगा कि कौन सी फिगर असल में कम है। मैं देखूं कि इसका 5% कितना होता है, तो इसका 5% होता है 144,500। ठीक है, इसका मतलब है मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 144,500 और 150,000। ज़ाहिर कौन सी फिगर कम है, फिगर मेरे पास जी कम आ गई है इसके अंदर 1,44,500 रुपये। इसका मतलब है कि जो रिबेट है वो 1,44,500 रुपये पे मिलेगी। ठीक है, अब मैं इसकी रिबेट निकाल लेता हूँ जो मेरे पास नॉर्मल तरीक़ेकार मौजूद है। और रिबेट निकालने का आपको तरीक़ेकार पता है कि वो क्या है, वो इस तरीके से है कि जितना आपका टैक्स बनता है, ठीक, डिवाइडेड बाय जो आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है, दिस मल्टीप्लाई बाय वो अमाउंट जिसके ऊपर आपको रिबेट मिलनी है। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल वे जिसके जरिए हम अपनी टैक्स रिबेट निकालते हैं। ठीक है, ये मैं सवाल आपको इतनी डिटेल में इसलिए करा रहा हूं ताकि किसी भी किस्म का कंफ्यूजन आपके माइंड में बाकी ना रहे। दिस इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से हम ये सवाल इतनी डिटेल में और छोटे छोटे स्टेप्स में कर रहे हैं, ताकि हर किस्म की चीज आपके माइंड में क्लियर हो जाए। ओके जी, सो दिस इज 17,400। ये क्या चीज आ गई आपकी, एवरेज रिलीफ, जो कि आपको किस चीज पे मिला है, ऑन योर हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक हो गया जी।
अच्छा, अब आप अगर यहाँ पे दोबारा देखें, ये हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एक इनकम टैक्स की वो फिगर है जो ऑलरेडी आपका ऑफिस आपकी इनकम में से काट चुका है, विच डॉक्टर साहब की इनकम से काट चुका है, उसको भी अब हम लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं उसको दोबारा यहाँ पे लेस कर देता हूँ। लेस, ये मैंने क्या लिखा, इसमें मैंने बेसिकली लिखा कि लेस किस चीज़ को किया गया है, मैंने लिखा लेस इनकम टैक्स ऑलरेडी विदहेल्ड फ्रॉम सैलरी। और वो ऑलरेडी कितना विदहेल्ड हो चुका है, वो ऑलरेडी विदहेल्ड हो चुका है 192,000। ठीक है, अब आप अगर इसको दोबारा पूरा देख लें, इस सवाल को बड़ा क्लियर करके, तो आपका टैक्स ड्यू बनता था 3,48,000 रुपये। इसमें से ये अमाउंट आपकी एवरेज रिलीफ में निकल गई, ये अमाउंट आपका ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो मेरे पास फिगर कितनी आ जाएगी जी, टैक्स पेएबल, यहाँ पे फिगर कितनी आ गई, मैंने इसको माइनस किया, दिस माइनस दिस। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, देखिए ये वो टैक्स पेएबल है जो कि इसको किस इनकम पे देना है, ये वो टैक्स पेएबल है जिसको देना है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम सैलरी। ये जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है ये अभी भी पेंडिंग है, ये भी उसने पे करना है। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है कि जो इनकम और सैलरी का टैक्स है ये एनटीआर है, नॉर्मल टैक्स रिजीम, और ये जो सैलरी, ये जो प्रॉपर्टी वाला इनकम है, दिस इज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में एक सेपरेट हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था कि एनटीआर और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम और एफटीआर वगैरह में क्या फ़र्क है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अब आप इसको देख लें। अच्छा, अब अगेन इसकी कोई बहुत ज़्यादा कोई डिटेल्ड सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं इसको इस तरह लिख लूँ तो मुझे समझ आ जाएगा कि मैं लिखूँ कि टैक्स पेएबल अंडर एनटीआर, एनटीआर के अंडर उसने इतने पैसे देने हैं, और आगे मैं लिख लेता हूं टैक्स पेएबल अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ठीक है, कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में उसने कितने पैसे देने हैं ये मुझे अच्छी तरह पता है, मैं उसके बावजूद सिर्फ लिंक कर रहा हूं ताकि आपके लिए आसान रहे। 32,000। ठीक है, इसका मतलब है जो इसका टोटल टैक्स पेएबल है, टैक्स पेएबल, और ये कौन सा टैक्स है, ये वो टैक्स है जो कि उसे इनकम टैक्स रिटर्न के साथ जमा कराना होगा। जब वो अपना साल के बाद इनकम टैक्स की पूरी जमा कराएगा तो ये वो जमा कराए टैक्स पे करेगा तो उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइनल होगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स पेएबल अलोंग विद इनकम टैक्स रिटर्न, इन टैक्स पेएबल अलोंग विद इनकम टैक्स रिटर्न इज 170,600, 1,70,600 रुपये जब वो पे करेगा तो अब उसके पास इस तरीके से पूरे का पूरा एक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि जिसमें उसे पता होगा कि मैंने इतना टैक्स पे करना है। ठीक है जी, ये आपके सामने एक पूरा सवाल मौजूद है जिस सवाल को आप समझ सकेंगे कि किस तरीके से इनकम फ्रॉम बिजनेस को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है जी, आई होप कि ये आइडिया जो है आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बाकी आप इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज लेकर आएं और देखें कि ये सवाल और किस किस तरीके से चेंज हो सकता है। ठीक है, मैं अगर सिर्फ अगेन आप लोगों की उसके लिए ज़रा थोड़ा सा इसको दोबारा उसी स्टाइल में कर लूँ तो ये ग्रीन मैंने इसको मैंने दोबारा उसमें चेंज कर दिया है ताकि रेड के साथ थोड़ा सा ये विजिबल हो सके। ठीक है जी, आई होप ये आइडिया आप लोगों को बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइज।